हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 10 के 2 पैराज एक्सप्लेन कर दिए थे जो हमारा लिबरल्स वहाँ पर ख़त्म होता है। अब हमारा नया स्टार्ट होता है कंजर्वेटिव्स, है ना। 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अब 1815 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हुआ। क्यों? क्योंकि 1815 में ही नेपोलियन डिफीट हुआ। तो 1815 के अंदर यूरोप के अंदर दोबारा नेपोलियन के डिफीट होने के बाद कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो चेंज नहीं चाहते सोसाइटी में, जो चाहते हैं कि सोसाइटी जैसे पहले थी वैसे ही बनी रहे, जो अपने कस्टम्स को, अपनी इंस्टीट्यूशंस को, चर्च को, मोनार्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वो कहते हैं कि अगर समाज को बचाना है तो उसको लगातार फॉलो करना चाहिए, उसको ही लागू रखना चाहिए। और वो फ्रीडम के बिल्कुल खिलाफ होते हैं, लिबरल्स के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। तो ऐसे ही कंजर्वेटिव्स थे। इन कंजर्वेटिव्स में 1815 में यूरोपियन पावर्स, सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी चार: ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ब्रैप। ब्रैप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया। तो ब्रैप ही इसका एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से देश थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पर नेपोलियन खत्म हो गया, नेपोलियन की सरकार पूरी तरह से खत्म हो गई और दोबारा से अब कंजर्वेटिव्स का जन्म होने लगा। कंजर्वेटिव्स जो दोबारा एरिस्टोक्रेसी चाहते थे, जो चाहते थे कि पहले जैसी सरकार बन जाए। अब इन्होंने मिलके, ब्रिटेन ने, रशिया ने, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को हराया और एक सेटलमेंट हुआ वियना में। वियना जगह का नाम है। वियना के अंदर एक सेटलमेंट हुआ जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द, अब ये जो कांग्रेस थी, ये जो मीटिंग थी, इसको होस्ट कौन कर रहा था? इसको होस्ट कर रहा था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। अब ये ड्यूक मेटरनिच इसको होस्ट कर रहा था वियना की ट्रीटी को। और इसके अंदर जितने भी डेलीगेट्स थे वो सारे वियना में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए हैं फ्रांस और बाकी के यूरोप में, उन सबको हमें क्या कर दिया जाए? रिवर्स कर दो, खत्म कर दो दोबारा से सारे चेंजेस को। उसने जैसे फ्रांस की बाउंड्रीज बढ़ा दी थी, जितना उसने देशों के ऊपर कब्जा किया, सबको खत्म कर दो। जो मोनार्ची पूरी तरह से उसने बंद कर दी थी, जो कि तुमने देखा फ्रांस में बॉर्बन डायनेस्टी का किंग रूल करता था, उस बॉर्बन डायनेस्टी के किंग को उन्होंने दोबारा से पावर में लाने की सोचा। क्यों? कि अगर एक राजा खत्म हो गया तो इससे जनता को एक गलत मैसेज जाता है कि राजा की सरकार खत्म हो सकती है। तो वो जनता को क्या बताना चाहते थे? कि राजा की सरकार खत्म नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी के किंग जो था उसको दोबारा से सत्ता में ले आए, उसे फ्रांस में दोबारा राजा के तौर पर उन्होंने बिठा दिया। दोबारा से उन्होंने पावर स्टोर करने के लिए अब नेपोलियन ने जितनी भी टेरिटरीज, जितने राज्यों के ऊपर अपना कब्जा किया था, वो सब हार गए, सब अलग अलग हो गए। पर इन्होंने क्या किया कि फ्रांस का जितना हिस्सा फैला हुआ था, तो फ्रांस क्या था? चारों तरफ से अपनी बाउंड्रीज बढ़ा रहा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर तरफ से अपनी बाउंड्रीज बढ़ा रहा था। तो अब इन चार पावरफुल देशों ने उसकी बाउंड्रीज को वहीं पर रोक देने के लिए अपने आपस में उसकी चारों बाउंड्रीज को बांट लिया। और बांटा कैसे? फ्रांस का जो नॉर्थ था वो वाला हिस्सा इन्होंने नीदरलैंड्स और बेल्जियम को दे दिया। वहां के जो राजा थे उनको स्थापित कर दिया वहां पर। नीदरलैंड्स और बेल्जियम नॉर्थ की तरफ चला गया। अब ईस्ट में उन्होंने रशिया और प्रूशिया ने पोलैंड और सैक्सोनी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। साउथ की तरफ जिनेवा और पिडामोंट ने कब्जा कर लिया और वेस्ट में प्रूशिया ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो चारों तरफ से अब फ्रांस जितना बढ़ रहा था उसको एक ही जगह पर रोक दिया गया। उसकी बाउंड्रीज पर एक तरह से फेंसिंग कर दी गई कि अब फ्रांस की बाउंड्रीज नहीं बढ़ेगी। पर जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया था, जो छोटी छोटी 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन, एक पूरा एक राज्य बनाया था, उसको उन्होंने अनटच्ड छोड़ दिया। उसको उन्होंने ऐसे ही रहने दिया। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी के तौर पर बहुत बेनिफिशियल था। वहां पर उसने करेंसी एक कर दी थी, है ना, मेजर्स एक कर दिए थे, तो वहां बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था, तो उन्होंने उसको अनटच छोड़ दिया। उनका इसके पीछे मेन इंटेंशन था कि कैसे भी करके नेपोलियन ने जो मोनार्की को ओवरथ्रो किया है, जो मोनार्की को खत्म किया है, उसको दोबारा से हमें रिस्टोर करना और यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव्स की सरकार को पूरी तरह से
सत्ता में लाना, कि कंजर्वेटिव्स ही बैठे हैं। जो पहले सरकार चल रही थी, जो प्रिविलेजेस मिला करते थे वो सारे प्रिविलेजेस मिले, ब्यूरोक्रेट्स हों, अमीर लोग हों, जो पूरे राज्य पर शासन करें। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1851 ऑटोक्रेटिक। अब जो 1815 के अंदर जो कंजर्वेटिव्स ने रिजीम्स बनाए वो सारे क्या थे? ऑटोक्रेटिक थे, यानी पावर एक ही आदमी के हाथ में रहने वाला अधिकार। और वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते थे। अब जो उन्होंने नई सरकार बनाई तो नई सरकार को इतना ज्यादा उन्होंने सख्त बना दिया कि कोई भी अगर उसको क्रिटिसाइज करे, कोई उसकी बात ना माने, है ना, क्रिटिसिज्म, डिसेंट, तो अगर कोई भी करता है तो वो फटाफट से उसकी सारी एक्टिविटीज को एकदम से रोक देते वहीं पर, जिससे कि जो नेपोलियन के समय में फ्रीडम की जो एक रिवॉल्यूशन की जो चिंगारी चली थी वो दोबारा से ना भड़के। और अधिकतर जितने भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अपने राज्यों में क्या करा? सबसे पहले उन्होंने सेंसरशिप लॉ इम्पोज किया, सेंसरशिप के कानून को लागू किया, जिसकी वजह से कि जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थे, प्ले, सॉन्ग, जो भी होता वहां पर, जो एंटरटेनमेंट की भी चीजें थी, उन सबको क्या किया गया कि उन सबको सेंसरशिप में ला दिया गया कि कोई भी इसमें जो सत्ता है, जो राजा है, उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं दिखाया जाएगा। ना तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, चाहे वो राजा कितना भी गलत करता है, ना किसी बुक में लिखा जाएगा, ना जो ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, उनमें भी नहीं दिखाया जाएगा, किसी सॉन्ग के अंदर नहीं होगा, और लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया तो बिल्कुल भी देशवासियों के सामने नहीं रखा जाएगा। अब देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 11 पे आपकी फिगर 6 दी गई है। इसमें देखो आपका सेंसरशिप पूरा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि उसने डेलीगेट्स को तो बिठा दिया है। ये कौन है? बहुत पढ़े लिखे अमीर लोग हैं और जनता के द्वारा इनको सपोर्ट है। तो इन सबसे कहा गया है कि आप सोचिए क्या अच्छा हो सकता है, कैसे सरकार को अच्छे से चलाया जा सकता है। पर इन सभी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। मुंह पर पट्टी बंधे होने का क्या मतलब है? आप कुछ बोल नहीं सकते उसके खिलाफ। आपसे कहा तो गया है कि बताओ अपने आइडियाज दो, पर मुंह पे पट्टी बांध दी गई, तो आइडियाज कैसे दोगे? यानी राजा के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। पेज 12 पर आ जाइए। अब ये कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे? जो भी मेमोरीज थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट, वो सारी खत्म हो जाए और वो इंस्पायर ना कर पाए लिबरल्स को बिल्कुल भी। जितने भी मेजर जो लिबरल नेशनलिस्ट लेकर आए थे, जो भी, वो सारे कंजर्वेटिव्स क्या करते थे? उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। और जितने भी लिबरल्स थे वो लगातार क्या डिमांड कर रहे थे उनसे? अब भी वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे थे कि भाई एटलीस्ट फ्रीडम फॉर प्रेस तो दे ही दीजिए, कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस होना चाहिए देश में। आप सरकार चलाएं, ऑटोक्रेसी राजा के अंदर चले, पर आजादी होनी चाहिए कि आप कुछ भी न्यूज़पेपर के अंदर छाप सकें, लोग खुलकर बोल सकें। तो यहाँ पर तो आपका ऑटोक्रेटिक, अब क्या हुआ? लिबरल्स हट गए, कंजर्वेटिव्स आ गए, पूरी तरह से ऑटोक्रेसी दोबारा शुरू हो गई। पर जो चिंगारी फ्रांस में भड़की थी, जो नेपोलियन ने रिवॉल्यूशन उन्हें दिखाया था, वो यहाँ पर खत्म नहीं होता है। इसके बाद 2.4 में देखिए क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरीज का क्या हुआ। अब जो इतने सारे लिबरल्स खड़े हो गए थे, जिनको आइडिया आ गया था नेशनलिज्म का, उन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. जब 1815 का रिवॉल्यूशन हुआ, 1815 में जब नेपोलियन का डिफीट हुआ, एरिस्टोक्रेसी दोबारा से आ गई, तो अधिकतर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या हो गए? अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड का क्या मतलब होता है? खुलकर सामने ना आना, खुलकर कोई विद्रोह ना करना, पर छुपकर अपने सारे काम करते चले जाना। क्या किया इन्होंने? सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू कर दिया। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट। बहुत सारी यूरोपियन स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी सीक्रेट सोसाइटीज का जन्म होने लगा, और रिवॉल्यूशनरी उसके थ्रू अपना नेशनलिज्म का जो आइडिया था उसको स्प्रेड करने लगे, फैलाने लगे। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्की। और उस समय पर रिवॉल्यूशनरी होने का क्या मतलब था? कि आप सीधे सीधे राजा की सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और जो कि पनिशेबल ऑफेंस था उस समय पर। फ्रॉम दैट हैड बीन established आफ्टर द वियना कांग्रेस। और क्या हो गया था ये? वियना कांग्रेस जो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, उसके बाद ये घोषित कर दिया गया था कि कोई भी अगर राजा के खिलाफ आवाज उठाता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है।
Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a nation state as a necessary part of struggle. अब पर बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी क्या सोचते थे, उनका आइडिया था कि अगर स्ट्रगल मतलब फ्रीडम तभी आ सकता है, स्ट्रगल तभी हो सकता है जब ये पूरे छोटे राज्य नेशन स्टेट में बदल जाएं। एक नेशन होगा तो लोग मिलकर रिवॉल्यूशन करेंगे राजा के खिलाफ। अगर छोटे छोटे राज्यों में बटे रहेंगे तो कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही एक इंडिविजुअल था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिब्से मजीनी। फेमस है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इनके बारे में पूछा जाता है। ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनर थे जिनका जन्म जिनेवा में हुआ 1807 में, और सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने वो सबसे पहले कार्बनरी में। 24 की एज पे ही वो रिवॉल्यूशंस करने लगे थे और उनको एग्जाइल कर दिया गया, उन्हें दंडित किया गया 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिंगेरिया। और 24 की एज में उन्होंने लिंगेरिया एक प्लेस था जहां पर रिवॉल्यूशन किया, उसके बदले में उन्हें जेल में डाल दिया गया था। पर उसके बाद भी उन्होंने दो अलग सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहला था यंग इटली इन मार्सलीज, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए इसको, यंग इटली इन मार्सलीज एंड देन यंग यूरोपियन इन बर्ने। यंग यूरोपियन बर्ने, ये दोनों सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई? गिब्से मजीने ने बनाई। और इसके जो मेंबर्स थे वो सभी पढ़े लिखे यंग मैन थे, और कहां से थे? सभी देशों से थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन, सभी स्टेट से इनके फॉलोअर्स हुआ करते थे, इनकी सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर बनते थे। मजीनी बिलीव करते थे कि भगवान ने इस सबको एक मैनकाइंड के लिए पैदा किया है, एक साथ रहने के लिए, एक नेशन के लिए पैदा किया है, और सब नेचुरल है तो सबको समान रहना चाहिए, कोई एक कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता जो सारे लोगों के ऊपर रूल करे। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, और इसीलिए इटली को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए? यूनिफाई हो जाना चाहिए। यूनिफिकेशन, इकट्ठा होना, एक साथ एक जैसा होना, तो इटली को यूनिफाई हो जाना चाहिए। फॉलोइंग हिज मॉडल, और उन्हीं के इन विचारों को फॉलो करते हुए सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी में भी बनने लगी, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, बहुत सारी जगह पर बनने लगी। मजीनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्क, और वो लगातार, मजीनी जो थे लगातार मोनार्की के अपोजिशन करते रहे, और उनका विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स, और उनका इतना ज्यादा प्रभाव था कि अब जो कंजर्वेटिव्स थे वो मजीनी के नाम से डरने लगे कि उसका इतना प्रभाव है, इतने मेंबर्स हैं, उन्हें डर लगने लगा उससे। मेटरनिक डिस्क्राइब, और मेटरनिक जो थे, ड्यूक मेटरनिक, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना होस्ट किया था, वो उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं कि मेजीनी वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि हमने जो ये एरिस्टोक्रेसी का सोशल ऑर्डर बनाया है इसके लिए मेजीनी सबसे घातक है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। तो आपका यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी तक कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हैं मुझसे, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे कि तुम्हें रेगुलर क्लासेस का पता चलता रहे और तुम अपनी प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम मुझसे एक्सप्लेन करवाते रहो, उसको पूछ लो, सोल्यूशन ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, और आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके शेयर भी कर लीजिएगा जिससे आपको प्रॉफिट होगा और आपके फ्रेंड्स को भी। ओके, फाइन।